नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्रम की ऑनलाइन क्लासेज में बात करते हैं आज पाचन तंत्र के आगे के पार्ट में। राजस्थान पुलिस के स्पेशल क्लास के लिए आप जुड़े रहे और जिसके अंदर कंप्लीट जनरल साइंस करवाई जाएगी और उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करें आज पाचन तंत्र 5वें भाग में। हमने पाचन तंत्र के अंदर आहार नाल की बात कही थी और आहार नाल का अब अंतिम हिस्से की ओर आते हैं कि भोजन का पाचन हम जो कर रहे थे वो छोटी आंत में पूरा हो गया था। अब छोटी आंत में भोजन का पाचन होने के बाद में वह भोजन आएगा बड़ी आंत में। ठीक है, बड़ी आंत में पहुंचा हुआ जो भोजन होता है उसमें से जल का और खनिज लवण का अवशोषण होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बात करेंगे आज बड़ी आंत की। बड़ी आंत, तो देखो सबसे पहले बड़ी आंत की अगर बात करें तो हमारी सबसे पहले बात आती है कि बड़ी आंत को बड़ी क्यों कहते हैं। बड़ी इसलिए कहते हैं कि वो चौड़ी होती है और बड़ी आंत का जो व्यास होता है, बड़ी आंत का जो व्यास होता है वो होता है 6.5 सेंटीमीटर। और बात करें लंबाई की तो देखो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर से लेकर 2 मीटर के बीच होती है। आप कह सकते हो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, तो बड़ी आंत का व्यास 6.5 सेंटीमीटर होता है, लंबाई 1.5 से 2 मीटर होती है या 150 से 200 मीटर होती है। अगली बात करें कि बड़ी आंत क्या करती है, तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है। तो देखो पहला काम तो यह है कि यह जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है। क्या करती है? जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है। कौन करती है? बड़ी आंत करती है। अब बात करते हैं कि बड़ी आंत इसके अलावा और क्या करती है। तो देखो बड़ी आंत के अंदर ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ई कोलाई जीवाणु बड़ी आंत में पाया जाता है। ई कोलाई जीवाणु जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनकी किण्वन क्रिया में सहयोग करता है। किण्वन क्रिया में सहायक है। किण्वन क्रिया में क्या है? सहायक है। कौन है? ई कोलाई जीवाणु। अगली बात करें इसी बड़ी आंत के ई कोलाई जीवाणु जो भाग होता है इसके अंदर विटामिन के का निर्माण होता है और विटामिन B12 का निर्माण होता है। तो विटामिन के का निर्माण और विटामिन B12 का निर्माण बड़ी आंत के ई कोलाई जीवाणु के कारण होता है। और अब बात करें कि ई कोलाई जो हमारी बड़ी आंत होती है इसके अंदर एक एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है और वो है IAA, मतलब इंडोल एसिटिक एसिड। क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड। ये किस में पाया जाता है? बड़ी आंत में, जो भोजन के सड़ने में किण्वन क्रिया में सहयोग करता है। तो बात करें आगे तो देखो सबसे पहले बड़ी आंत हमारे आहार नाल का छोटी आंत के बाद में अगला भाग आता है बड़ी आंत। बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह चौड़ी अधिक होती है। चौड़ाई के कारण इसका नाम पड़ा बड़ी आंत। इसका व्यास होता है 6.5। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच होती है। अगली बात करें कार्य, तो बड़ी आंत का सबसे पहला कार्य होता है यह जल व खनिज लवण का क्या करता है? अवशोषण करती है। ठीक है, जल व खनिज लवण का अवशोषण करती है। बड़ी आंत में AII मतलब AIAA इंडोल एसिटिक एसिड पाया जाता है। बड़ी आंत में ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है जो भोजन के किण्वन क्रिया में सहायक है और इसी ई कोलाई जीवाणु में ही विटामिन के का निर्माण होता है और विटामिन B12 का निर्माण होता है। आगे की अगर बात करें तो आगे बढ़ता है कि ये जो बड़ी आंत होती है, ठीक है, इसके अंदर भोजन का पाचन होता है तो कितने भागों में बटी हुई होती है? तो हमारी बड़ी आंत 3 भागों में बटी होती है और बड़ी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं।
तो देखो आगे की बात, बड़ी आंत के भाग। तो देखो बड़ी आंत 3 भागों में बटी हुई होती है। बड़ी आंत हम श्री राम कंप्यूटर क्लासेस सिक्कर में, तो सिक्कर के हिसाब से इसको याद रखने का तरीका बता देता हूं। सिक्कर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, SKR, ठीक है, सिक्कर। अब सिक्कर से बनाते हैं SKR। बड़ी आंत का पहला भाग होता है सिक्कम, और इस सिक्कम को बोला जाता है अंधनाल, और अंधनाल की जो लंबाई होती है वो होती है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा भाग है कैसे कोलन भाग। कोलन को लिखा जाता है वृहदांतर। क्या बोला जाता है, वृहदांतर। आगे बात करें तो देखो कैसे कोलन भाग जिसको बोला जाता है वृहदांतर, और इसकी जो लंबाई होती है वो 130 सेंटीमीटर होती है। अगला आता है रेक्टम। किसका, रेक्टम। और रेक्टम को बोला जाता है मलाशय, और इस मलाशय की जो लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सिक्कम, कोलन, रेक्टम। तीनों की अगर लंबाई को जोड़ा जाए तो देखो 6 और 130 तो 136, 136 प्लस 25 कुल मिलाकर 161 सेंटीमीटर। तो हमने शुरू में लिख दिया था बड़ी आंत की लंबाई 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगली बात करें तो ये कोलन भाग है, इसके फिर 4 भाग निकल के आते हैं, यानी कोलन के, या कह दो वृहदांतर के, वृहदांतर के। ये 4 भागों में विभाजित होता है। एक का नाम होता है आरोही वृहदांतर, दूसरा होता है अवरोही वृहदांतर, और अगला होता है सिग्नाकार, और अगला भाग होता है अनुप्रस्थ, ठीक है। आरोही वृहदांतर की जो लंबाई होती है वो होती है 15 सेंटीमीटर। आरोही के बाद में अवरोही की होती है 25 सेंटीमीटर। सिग्नाकार की जो लंबाई होती है वो होती है 40 सेंटीमीटर, और इसकी से होती है 50 सेंटीमीटर। तो 15 प्लस 25 40, 40 40 80, 80 50 130, तो ये लंबाई कंप्लीट होती है। यहां भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है, जिसके अंदर जल का अवशोषण हो जाता है और खनिज लवणों का अवशोषण हो जाता है। भोजन का पूर्णतः पाचन हो जाता है छोटी आंत में, जबकि कुछ पाचन हो जाता है आमाशय में, कुछ पाचन हो जाता है मुख गुहा में। भोजन का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो बड़ी आंत में आता है, और बड़ी आंत से बाद में वो भोजन आता है मलाशय में। बात करते हैं मलाशय की। तो देखो मलाशय क्या चीज होती है। तो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है मलाशय, देखो जो अपशिष्ट पदार्थ होता है यानी जो रेक्टम के अंदर आके रुकता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए अपशिष्ट पदार्थ मलाशय में आके रुकेगा, और मलाशय में रुकने के बाद में वो चला जाता है गुद्दा द्वार में। किस में चला जाता है, गुद्दा द्वार में। अब ये गुद्दा द्वार क्या है, हमारी आहार नाल का सबसे अंतिम भाग। आहार नाल का सबसे अंतिम भाग गुद्दा द्वार कहलाता है, और गुद्दा द्वार के माध्यम से हम जो अपशिष्ट पदार्थ होता है भोजन का पाचन होने के बाद, अवशोषण होने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जिसको हम मल कहते हैं, इस मल को शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। तो शरीर से बाहर त्यागने का काम गुद्दा द्वार का होता है, जिसके माध्यम से हम अपशिष्ट पदार्थों को त्यागने का कार्य करते हैं। एक शब्द आता है कि हमारे जो मल होता है उसमें गंध किसके कारण होती है। तो हमने पढ़ा था कि भोजन की किण्वन की जो क्रिया होती है वो बड़ी आंत में होती है, और उसमें एक अम्ल पाया जाता था इंडोल एसिटिक एसिड, और उसी इंडोल के कारण मल में विशेष प्रकार की स्मेल आती है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा आता है अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स क्या है, तो देखो हमने छोटी आंत पढ़ी थी, और छोटी आंत और बड़ी आंत,
उसके संधि स्थल पर अपेंडेक्स, अपेंडेक्स ये एक परिशिष्टिका होती है। जैव विकास के अंदर हम बात करेंगे कि वे अंग जिसका पूर्व में उपयोग होता था लेकिन वर्तमान में उपयोग नहीं होने की वजह से धीरे धीरे या तो नष्ट हो गए या धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे या आकार में छोटे हो गए, वो सभी अवशेषीय अंग कहलाते हैं। और अपेंडेक्स भी एक अवशेषीय अंग है। छोटी आंत और बड़ी आंत के मध्य लगभग 9 सेंटीमीटर की एक छोटी सी थैलीनुमा एक संरचना होती है, जिसे अपेंडेक्स कहा जाता है। कभी कभी अपेंडेक्स के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ भरना शुरू हो जाते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भरने से अपेंडेक्स का आकार बढ़ जाएगा, और जब इसका आकार बढ़ जाता है तो कई बार कोई दुर्घटना हो या किसी भी प्रकार का सडनली कोई बात होती है, घटना घटती है, उस समय जो अपेंडिक्स की जो थैलीनुमा संरचना होती है वो फट जाती है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी के अंदर, पूरे पेट के अंदर गंदा पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ फैल जाता है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो आजकल क्या करते हैं, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा के निकलवा दिया जाता है। कई लोगों के पेट में दर्द होता है तो अपेंडिक्स का भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आहार नाल कंप्लीट हुआ, पाचन तंत्र कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो में बात करेंगे हम पाचन तंत्र से जुड़े हुए रोग कौन से होते हैं। देखो, पाचन तंत्र से एक पीलिया रोग होता है, पायरिया रोग भी होता है, आपका वोमिटिंग भी होता है, डायरिया भी होता है, आपका डिहाइड्रेशन भी होता है, तो जिसको हम कब्ज बोलते हैं, अतिसार भी बोलते हैं। ये जुड़े हुए रोग हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय श्री राम।